So in today's class we'll be building front end to interact with the smart contract. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे इंटरेक्ट करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, बट अभी एक यूआई चाहिए हमें, एक वेब ब्राउज़र पे जो यूआई आए, एक वेब ऐप चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फ्रंट एंड कैसे बनाएंगे और इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो आज देखेंगे. So we will start with कि what DApp is, DApp है क्या, then why we need them, then we'll see कि web3.js क्या है, how to build the UI and integrate it with web3.js. उसके बाद at the end we'll cover ether.js and also build the UI in this. So start करते हैं. What are DApps? We have already covered it, but just for a quick revision. So DApp means decentralized application. As the name suggests, decentralized, which means without central authority, we are operating the applications on blockchain. अब इसमें तीन मेजर पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देन वी नीड ब्लॉकचेन, देन वी नीड यूज़र इंटरैक्शन. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस लिए हम यूज़ करते थे? टू ऑटोमेट द ट्रांजेक्शन्स एंड एग्रीमेंट पार्ट. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बिल्ड करते थे, हमारा जो भी ब्लॉकचेन पे जो एप्लीकेशन था वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलता था, राइट. देन वी नीड अ ब्लॉकचेन जिस पे हम सारी ट्रांजेक्शन्स जो है उनको रिकॉर्ड कर सके. देन यूज़र इंटरैक्शन, मतलब अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने ब्लॉकचेन पे डाला, वी नीड टू इंटरैक्ट विद इट, राइट. तो उसके लिए हमें एक यूज़र इंटरफेस चाहिए होगा. सो आज देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस बनाना कैसे है. सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट DApps आर. नाउ व्हाई वी नीड देम. एज फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब इधर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी एक सेंट्रल कोई एक सेंट्रल पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही है, राइट. देन दे आर ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक व्हाट ओपन सोर्स हेयर मीन्स? Anshit, you can unmute and say, or you can type in the chat box. Anshit, am I audible? ओके, नो इश्यूज. सो ओपन सोर्स हेयर मीन्स कि जो भी DApp हमने बनाया, जो भी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, दैट इज़ ओपनली अवेलेबल. हमने देखा था कि हम ईथर स्कैन पे जाके हम पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड कर सकते हैं, क्या कंडीशंस लगी हैं, क्या कोड है, वो सब हम देख सकते हैं. सो दैट मीन्स DApps आर ओपन सोर्स. ट्रस्टलेसनेस आता है, ज़ीरो डाउन टाइम. ज़ीरो डाउन टाइम मतलब कि जो भी कोई सेंट्रल पार्टी किसी एप्लीकेशन को मैनेज कर रही है, हो सकता है जैसे फेसबुक है, फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, ये हम सुनते हैं. बट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क नोड्स पे चल रहे हैं, बहुत सारे इथेरियम नोड्स पे चल रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर है, सारे एक साथ तो डाउन नहीं जाएंगे ना. सो दैट्स वाई ज़ीरो डाउन टाइम. इम्यूटेबिलिटी. इम्यूटेबिलिटी मतलब अगर हमने ब्लॉकचेन पे कुछ ऐड कर दिया, हम उसको हटा नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. सो दे आर इम्यूटेबल इन नेचर. जो हमारी कॉमन एप्लीकेशंस होती थी वो क्या होता था, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी जो उनको मैनेज कर रही होती थी, एंड वी आर एक्सेसिंग इट. बट डिसेंट्रलाइज्ड में वो डिसेंट्रलाइज हो गया, कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे, एंड देर आर मल्टीपल नोड्स जहाँ पे वो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे डली हुई है, राइट. तो अभी बेसिक थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि ऐप और DApp में डिफरेंस क्या है. जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हम एक्सेस कर रहे हैं एंड जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है, उनमें मेन डिफरेंस क्या है? सो सबसे पहला डिफरेंस तो वही कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती DApps में. बाकी ऐप्स में सेंट्रल अथॉरिटी होती है, एक सिंगल एंटिटी होती है जो कि उनको कंट्रोल कर रही होती है. फेसबुक के केस में फेसबुक की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो उनको मैनेज कर रही है, राइट. सो दिस वॉज दैट. नेक्स्ट की, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी एक्सेस उसको मैनेज कर रही है, तो चांसेस जो होते हैं डेटा ब्रीचेस के वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं ऐप्स के केस में. बट DApps के केस में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि
सारा डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। डेटा ब्रीच करने के लिए जितने भी हमारे नेटवर्क नोड्स हैं उन सब पे चेंजेस करने पड़ेंगे एंड उधर से निकालना पड़ेगा। सो इस केस में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो नॉर्मल एप्लीकेशंस होते हैं, कभी भी सुना है कि फेसबुक का जो ये है एल्गोरिदम है, इसका कोड अवेलेबल है, कैसे काम कर रहा है ये हमें पता है नहीं, राइट। बट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका कोड अवेलेबल होता है ईथर स्कैन पे या ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे। तो वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि क्या एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते बट ये ओपन सोर्स है। सो दिस वॉज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। सो एनी डाउट इन दिस? Anshit, any doubt in difference between application and decentralized application? Okay, so these are some categories of decentralized application, जैसे मार्केट प्लेसेस होते हैं, एक्सचेंज वाले ऐप्स होते हैं, गेमिंग में होते हैं डी एप्स, गैम्बलिंग के होते हैं, सोशल होते हैं, एंड काफ़ी सारे और कैटेगरीज हैं जिनमें काफ़ी सारे ऐप्स ऑलरेडी बिल्ड किए गए हैं। बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है? सो यूज़र एज अ यूज़र कोई भी एप्लीकेशन को किससे एक्सेस करता है? ब्राउज़र से, थ्रू इंटरनेट, राइट। हम क्या एक्सेस करते हैं? एक फ्रंट एंड, एक हमारे पास वेब पेज खुलता है, राइट, जिस तरह कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के केस में क्या होगा? जो फ्रंट एंड से आप इंटरैक्ट करोगे वो जो भी हमने सपोज कुछ सेट की रिक्वेस्ट मारी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेगा यूजिंग जेसन RPC प्रोटोकॉल दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब इसको इंटरैक्शन को करने के लिए हम क्या लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं? तो वी यूज़ web3.js, जिससे कि हम हमारा जो फ्रंट एंड है कैसे इंटरैक्ट करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो डिफाइन करते हैं। देन हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो EVM पे रन होते हैं एंड ब्लॉकचेन पे अपडेट होते रहते हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक आर्किटेक्चर। नाउ अगर देखें कि जो Web2 में ऐप है उनके ऑल्टरनेट Web3 में क्या क्या एप्लीकेशंस है, you can explore this and check out. Now this is also we have already covered, but just a quick review कि जो web3.js है ना वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन इंटरैक्शन के काम आती है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि फ्रंट एंड से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरैक्ट कराएंगे, वो किसके थ्रू कराएंगे? web3.js लाइब्रेरी के थ्रू। ये क्या करती है? ट्रांजैक्शन सेंड करना या फिर डिप्लॉय करना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, उनमें हेल्प करती है। इथेरियम अकाउंट्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। जो वॉलेट्स होते हैं हमारे उनको इंटीग्रेट करती है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डी एप्स बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये। डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो लिंक के थ्रू। अब किसी को भी हम जब हमारे कोड में डालते तो हम CDN लिंक्स यूज़ करते हैं। अब CDN लिंक्स क्या होता है? CDN लिंक्स होता है URL जो कि पॉइंट कर रही है, जो भी तुम्हारा कंटेंट है, जो होस्ट है इस पे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे जो भी तुम्हारा कंटेंट होस्टेड है उसको पॉइंट करते हैं URL। अब ये हम क्यों करते हैं? ताकि जो भी हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें हम जल्दी से उसको लोड कर पाएँ, उस लाइब्रेरी को या उसकी फंक्शनैलिटी को। तो इसलिए हम CDN लिंक्स यूज़ करते हैं। सो इसकी CDN लिंक ये है, और बाकी इंस्टॉल करने के लिए यू कैन यूज़ npm install web3। तो जैसे हमने बात की कि ठीक है आज हम एक फ्रंट एंड बनाएंगे जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ और पूरा एक फुल्ली फ्लेश्ड डी ऐप बनाएंगे। सो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में बात की थी, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था जिससे हम कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको गेट कर सकते हैं, मतलब क्या वैल्यू स्टोर की हमने उसको निकाल सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन बनाते हैं सिंपल सी, जहाँ पे हमारे पास एक फील्ड रहेगा जहाँ पे हम कुछ भी एंटर करेंगे और उसको स्टोर करेंगे ब्लॉकचेन पे, एंड गेट के मदद से हम क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे, रिट्रीव करेंगे। तो हमें UI में क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जब भी हम कोई इनपुट डालें, हम बटन क्लिक करें तो हमारे पास मैसेज आ जाए कि ठीक है ये जो वैल्यू है स्टोर होगी इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, और जब हम रिट्रीव करें तो वो नीचे ये आउटपुट बॉक्स में आ जाए कि ये वैल्यू हमने स्टोर की हुई थी पहले, और मैसेज आ जाए हमारे पास। तो हमें ये बेसिक सिंपल से एप्लीकेशन बनानी है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें WSL चाहिए, WSL जो कि हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। सो ये इंस्टॉल कर लिया है आप लोगों ने? अंशित कर लिया इंस्टॉल ये? ओके ठीक है, तो WSL खोलना है हमें।
सिंपली जैसे हम करते हैं, पहले एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो हमने बनाया स्टोरेज डी ऐप, इसके अंदर जाएंगे, इसको VS कोड में खोलेंगे, राइट, या फिर जब WSL में बनाते हैं तो फोल्डर में ऐसे लिनक्स आ जाता है, वहाँ पे जाके उबंटू पे जाओ, जो भी फोल्डर जिस नाम से क्रिएट किया है वो होम डायरेक्टरी में होता है, सो होम, देन योर यूज़र नेम, देन हमने हमारा फोल्डर VS कोड में खोल लिया, राइट। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते थे, हम एक npm init करते थे, एक मतलब नोड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते थे, ठीक है। तो वो करता है, उसके बाद VS कोड पे जाके देख सकते हो कि एक package.json फाइल बन जाती है बेसिक चीज़ों के साथ, नेम वगैरह, वर्जन वगैरह के साथ। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें हार्ड हेड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना होता है, राइट। सो npx hardhat, then we'll do init। जब हमने कमांड टाइप की तो इसने हमें ऑप्शंस दिया कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, देन यू कैन लीव देम डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स है उनको, एंड एक बेसिक सा जो प्रोजेक्ट हमारा होता है हार्ड हेड का वो सेटअप कर देगा। सो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट स्टिल अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनी डाउट हेयर अंशित? सो जब तक ये हार्ड हैट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है तब तक हम क्या काम कर सकते हैं, उबंटू खोल के हमारा जो गनाश की ब्लॉकचेन है उसको रन कर सकते हैं, राइट। सो हमने एक उबंटू खोला, वहाँ पे टाइप किया गनाश -CLI। जब इसको रन करते हैं तो हमारे पास कुछ अकाउंट्स आ जाते हैं और जिनमें कुछ मॉक ईथर्स रहते हैं हमारे पास, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, राइट। सो ये अकाउंट्स आ गए, उनकी प्राइवेट की यहाँ पे आ गई, कहाँ पे वो लिसन हो रहा है वो बता दिया। सो हमारा हार्ड हेड का प्रोजेक्ट जो हमने इनिशियलाइज किया था वो कंप्लीट हो गया है। सो वी कैन चेक दैट। हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर हमने पहले डिफाइन किया था कि जब भी हम कोई हार्ड हेड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो हमारे पास कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएट होकर आ जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया, टेस्ट आ गया, राइट। सो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है, देन डिलीट दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आ जाता है यहाँ पे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू हेयर, हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे storage.sol, एंड जो हमारा सेट और रिट्रीव करने का कॉन्ट्रैक्ट था वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। सो जब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लाइसेंस डिफाइन करते हैं। सो दैट इज SPDX हाइफन लाइसेंस आइडेंटिफायर GPL 3. देन हम सेकेंड लाइन में क्या डिफाइन करते हैं कि जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं उसका वर्जन क्या रहेगा, राइट। सो उसको डिफाइन करते हैं प्रेग्मा, यूजिंग प्रेग्मा, देन सॉलिडिटी, देन आई एम यूजिंग 0.8.2 एंड लेस देन 0. अब क्या करेंगे, हम जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इनिशियलाइज करेंगे और डिफाइन करेंगे, कह सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज, स्टोरेज जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट का नेम डिफाइन किया है, देन हमने एक इंटीजर ले लिया,
सो दिस वॉज द होल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया, हमने एक नंबर लिया अनसाइंड इंटीजर 256 बिट का. देन हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए, एक है स्टोर का फंक्शन एंड दूसरा है रिट्रीव का फंक्शन. स्टोर के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं एंड उसको इस नंबर में स्टोर कर दे रहे हैं. और रिट्रीव के केस में हम क्या कर रहे हैं, रिट्रीव के केस में हमने व्यू यूज़ किया है. व्यू किस लिए यूज़ करते थे? सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू कि अंशित व्यू किस लिए यूज़ करते थे? जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते थे तो व्यू क्यों यूज़ करते हैं? इफ़ यू रिमेंबर यू कैन से दैट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से नहीं याद है या जो भी है. ओके, नो इश्यूज. सो जो व्यू होता है ना, जब भी हमें ब्लॉकचेन की स्टेट बस रीड करनी है, हम कुछ उस पर राइट नहीं कर रहे, हम कुछ उस पर अपडेट नहीं कर रहे, हम बस उसकी स्टेट को रीड कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर स्टोर है उसको हम रिटर्न ही तो कर रहे हैं, राइट? तो बस उसको हम मतलब एक नंबर रिटर्न कर रहे हैं, हम बस ब्लॉकचेन की स्टेट को रीड कर रहे हैं. तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, व्यू. देन हम आगे डिफाइन किया हुआ है, रिटर्न कर रहे हैं. हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक अनसाइंड इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं एंड देन वी रिटर्न द नंबर इनसाइड द फंक्शन. ठीक है. सो दिस वॉज द बेसिक फंक्शन. अब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया. नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करना है. कंपाइल करने के लिए क्या यूज़ करते थे, npx hardhat compile कमांड. तो वापस से टर्मिनल पे जाते हैं एंड टाइप npx hardhat compile. सो यू सी कंपाइल्ड वन सॉलिडिटी फाइल सक्सेसफुली. तो मतलब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल तो हो गया. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डिप्लॉय करना है. डिप्लॉय करने से पहले हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी डिप्लॉय करने के लिए, राइट? जो कि हम पहले फोल्डर बनाते थे एक स्क्रिप्ट्स का. देन इनसाइड दिस क्रिएट अ deploy.js. अब deploy.js में हम हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय करते हैं. तो उसके लिए पहले हार्ड हैट को लेंगे. हार्ड हैट लिया हमने, उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सिंक्रोनस. उसके अंदर सबसे पहले हमने जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसको लिया, HRES.ethers.getContractFactory करके हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं. सो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम रिप्लेस करेंगे जो भी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया है ना उससे. सो हमने नाम दिया था, जस्ट अ मिनट, या सो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या था, स्टोरेज. तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. अब कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए मैंने क्या, माय कॉन्ट्रैक्ट अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट डिप्लॉय. नेक्स्ट हम करेंगे कि जब तक ये डिप्लॉय नहीं होता उसके लिए कंडीशन लगाते हैं, वेट फॉर डिप्लॉयमेंट मेथड. सो यहाँ तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो गया. अब हमें पता चल जाए कि डिप्लॉय हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है, कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, वो एड्रेस को हम प्रिंट करा लेते हैं. प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे console.log, then inside braces contract deploy to .get address. इसके आगे वेट लगा देंगे कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ, उससे पहले ये रिस्पॉन्स ना दे दे. दिस इज इट. नाउ कॉल दिस मेन फंक्शन. सो अभी तक कोई डाउट है? एनी डाउट? तो अभी हमने स्क्रिप्ट लिख दी. उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हार्ड हैट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है hardhat.config.js, उसमें जाके हम डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि हम लोकल ब्लॉकचेन चला रहे हैं गनाश की, तो यहाँ पे हम उसकी URL डालेंगे. add networks, then inside braces define the
मैं गनाश नाम दे रही हूँ नेटवर्क का। सो उसके बाद यहाँ पे URL देंगे। URL क्या थी हमारी 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर इज 8545। देन अकाउंट्स डिफाइन करेंगे। अब क्योंकि जब हम डिप्लॉय करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन फ़ी तो लगती है। अब वो ट्रांजैक्शन की कौन पे करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे अकाउंट डिफाइन कर देते हैं। सो अकाउंट की, किसी भी एक अकाउंट की प्राइवेट की को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड पेस्ट इट हेयर। सो पहले हमने क्या किया, पहले हमने कंपाइल किया हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट लिखी deploy.js, जहाँ पे हमने हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट को उसको लिया एंड उसको डिप्लॉय किया .deploy मेथड से। देन उसको हमने एड्रेस प्रिंट करा लिया। और hardhat.config.js में हमने क्या किया, जो भी हम ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लोकल ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली जस्ट हमें हमारा जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है उसको रन करेंगे। तो उसको रन करने के लिए लेट्स क्लियर इट आउट। या उसको रन करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं npx hardhat run, देन द पाथ फॉर दैट स्क्रिप्ट। उसके बाद क्या नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हम वो डिफाइन करते हैं। सो हमने नेटवर्क का नाम दिया था गनाश, तो यहाँ पे गनाश लिख रहे हैं एंड हिट एंटर। सो इसी यहाँ पे जो हमने मैसेज प्रिंट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड टू और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ जाए, वो हमें आ गया है यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उसको कंपाइल किया और उसको डिप्लॉय किया, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इंटरैक्ट करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने एक interact.js फाइल बनाई थी एंड उससे हमने जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उससे इंटरैक्ट कर रहे थे, राइट। तो वही करेंगे अभी। तो अभी तक कोई डाउट है, एनी डाउट? अंशित यहाँ तक हो गया? ओके ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे अलग से। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया फ्रंट एंड, राइट। फ्रंट एंड में गए, सो इसी यहाँ पे वो बन गया। अब हम जब भी कोई फ्रंट एंड बना रहे होते हैं, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, कोई HTML पेज बनाते हैं हम, राइट। तो वही करेंगे, पहले एक सिंपल सा HTML पेज बनाएंगे। टाइटल दे देते हैं हमारे पेज को। तो अब हमें क्या चाहिए था, पहले वो देखते हैं। सो ये था हमारा जो हमें बनाना था फ्रंट एंड। उसमें हमें क्या चाहिए, एक हमें हेडिंग चाहिए, राइट। उसके बाद हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए। देन हमें 2 बटन चाहिए जिससे हम एक से सेट कर सके और दूसरे से हम रिट्रीव कर सके वैल्यू। एंड देन 1 इनपुट बॉक्स जिस पे हम डिस्प्ले कर सके कि हमने क्या स्टोर किया है, राइट। एंड जब भी हम कुछ स्टोर करेंगे तो ऊपर एक मैसेज आ जाए, तो उसके लिए भी हमें एक p टैग चाहिए, राइट। तो ये सब बनाते हैं। सिंपली एक कंटेनर बनाएंगे, या पहले हम हेडिंग दे देंगे जैसे जो हमने देखा था। तो हमारी हेडिंग है स्टोरेज DApp। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक p टैग चाहिए था जिसमें हम जो भी हमारा मैसेज है वो प्रिंट करा सकें कि जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो स्टोर हुई है या नहीं हुई है, या जो हम रिट्रीव कर रहे हैं वो रिट्रीव हुई है या नहीं हुई है।
तो हमने वो डाल दिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक इनपुट फील्ड चाहिए था जिसमें हम वैल्यू इनपुट कर सके। और वैल्यू क्या हम इनपुट करें, क्या टाइप है उसका, दैट इज़ नंबर, राइट। उसके बाद हमने उसको एक आईडी दे दी जिससे कि हम इजीली जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कॉल कर सके। देन वन प्लेस होल्डर। अब हमें क्या चाहिए, दो बटन्स चाहिए, एक सेट का चाहिए, एक गेट का चाहिए, एंड लास्ट में हमें एक आउटपुट के लिए फील्ड चाहिए। तो मैंने उसको एक डिव बना दिया। तो ये तो बेसिक सा एक HTML पेज है, इसमें कोई डाउट है अभी तक कुछ भी? ठीक है, तो इसको अभी रन कैसे करना है, ये VS कोड में एक लाइव सर्वर होता है कि जो भी आप HTML पेज बना रहे हो उसको आप लाइव देख सकते हो, जैसे कुछ भी एडिट करोगे तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। सो हमने उसको रन किया। लाइव सर्वर को डालना कैसे, अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली एक्सटेंशंस पे जाना है, देन टाइप लाइव सर्वर, द फर्स्ट वन, दिस वन, यू कैन इंस्टॉल इट एंड यूज़ इट। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, नीचे ऑप्शन आता है ये गो लाइव का, इस पर क्लिक करना है एंड यू सी ये पोर्ट 5500 पे रन हो गया। उसके बाद बेसिकली जो भी चीज़ें हमने डाली थी कि हमारे पास एक हेडिंग रहेगी, उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसमें अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, राइट। देन हमने एक इनपुट फील्ड डाला, देन हमने 2 बटन्स डाल दिए। तो थोड़ा इसको CSS देते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं, राइट, ताकि तो हमने बॉडी पे डाला कि जो हमारा कंटेनर है वो पेज सेंटर में आए, मतलब जो हमारा HTML पेज है, अभी जो कंटेनर है, जो भी हमने अभी डिफाइन किया है कंटेनर, वो ऊपर आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको सेंटर में अलाइन करेंगे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। देन हमने जो हमारा वेब पेज है उसकी एक हाइट डिफाइन करनी है, तो हाइट हमने 100 व्यू हाइट रखा। देन यू कैन चूज अ बैकग्राउंड कलर, तो ये तो हमने पूरे बॉडी को स्टाइलिंग दे दी। अब जो हमने कंटेनर लिखा है उसमें जो टेक्स्ट है हमारा वो सेंटर में आए, हमने वो डाल दिया। देन जो हम इनपुट फील्ड हमने डाला है वो थोड़ा बड़ा है, पैडिंग दे दी हमने उसमें 10 पिक्सल की। सो इसको ऐसे रखते हैं। अभी जैसे हमने उसको सेंटर में अलाइन किया था तो वो सेंटर में आ गया, हमने इनपुट को थोड़ा सा बड़ा किया था, पैडिंग दी थी, वो आ गई है यहाँ पे। अब ये बटन्स को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, इसकी एक विड्थ डिफाइन कर देते हैं। देन उसके बाद हमें बटन्स को देना है पैडिंग दे दी, BFF बॉर्डर नन दे दिया। बटन पे होवर प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। सो अभी रिलोड करते हैं। सो इसी कि जो बटन है उनका कलर चेंज हो गया। अब जब उन पे होवर कर रहे हैं तो कर्सर भी चेंज हो रहा है हमारा पॉइंटर पे, और जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। सो ये हमने दिया बटन होवर प्रॉपर्टी से। देन जो लास्ट में हमारी आउटपुट आ रहा है उसको थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं। सो उसके लिए हमने किया आउटपुट, देन हमने उसको दिया थोड़ा सा मार्जिन ताकि वो
लास्ट में हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे जिससे कि वो थोड़ा सा अलग डिस्प्ले हो, राइट। तो हमने दिया कलर विल बी, सो अभी देखते हैं। अभी क्योंकि ये आईडी थी, आईडी पे जब सीएसएस लगाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं, तो वो हमें लिखना था यहाँ पे। अभी जब करेंगे तो जो हमारा आउटपुट था वो भी अब एक बॉक्स में आ रहा है, एक प्रॉपर शेप में आ रहा है, राइट। तो ये तो था हमने जो हमारा वेब पेज बनाना था HTML CSS यूज़ करके, वो हमने बनाया, जिसमें हमने जो भी हमारे एलिमेंट्स हमें चाहिए थे वो हमने डाल दिए हैं, ठीक है। ये जो CSS हमने स्टाइल टैग के अंदर लगाई है, इसको एक अलग से फाइल में भी डाल के लगा सकते हैं, बट यू कैन यूज़, अगर जब छोटी CSS, जब बहुत कम CSS हमें लगानी होती है तो हम उसको वेब पे HTML पेज में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक interact.js फाइल चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, जिससे कि हम इंटरैक्ट कर पाएंगे, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, web3.js लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास web3.js इंस्टॉल है या नहीं है। सो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, npm install web3। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो फ्रंट एंड है उसमें interact.js फाइल बना सकते हैं। सो web3 पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो अभी तक कोई भी डाउट है किसी चीज़ में भी, यहाँ तक कंप्लीट हुआ? अंशित यहाँ तक हो गया? ओके। तो जब हम इंटरैक्ट करेंगे तो उससे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का ABI चाहिए होता है। ABI जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी हम मेथड्स या फिर फंक्शंस या फिर इनपुट पैरामीटर्स जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे इंटरैक्ट करेगा हमारा फ्रंट एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो चीज़ उसमें डिफाइन होती है, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट तो डिप्लॉय कर दिया था, राइट। तो उसका ABI निकालते हैं, आर्टिफैक्ट्स में जाना है, बिल्ड इन्फो के अंदर जब ये जो जेसन फाइल है ये पूरी ABI होती है, ठीक है। बट अगर स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए ना तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाओ, देन storage.json, जो भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है वही फाइल का नेम ये ले लेता है। इसके बाद यहाँ पे ABI की मिल जाएगा, इसकी जो वैल्यू है उसको कॉपी कर लो पूरे को, एंड जो interact.js है उसमें डिफाइन करो कॉन्ट्रैक्ट ABI, पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट ABI, वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। देन सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए, जो हमारा ये JS फाइल है ये किस ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करेगी, उससे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारी ब्लॉकचेन है वो किस पोर्ट पे चल रही है, ब्लॉकचेन जो है वो 127.0.0.1 पे चल रही है, 8545 पोर्ट नंबर पे। तो उससे कनेक्ट करेंगे। const web3 इक्वल्स टू न्यू। जब web3.js यूज़ कर रहे होते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं पहले, देन web3 फंक्शन के अंदर हमारा जो URL है वो मेंशन करते हैं। इसको डबल कोट्स में डाल दो। तो अभी हमने डिफाइन कर दिया कि जो हमारी लोकल इथीरियम नोड जो हमने रन कर रखी है उससे कनेक्ट हो जाएगा ये जो हमारा interact.js है वो, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो चाहिए, किस एड्रेस पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हुआ है वो। तो वो जो आउटपुट में आया था उसको कॉपी किया एंड पेस्ट।
अब हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले लिया, हमने जो हमारा जेएस फाइल है उसको कनेक्ट कर लिया लोकल इथेरियम नोड से, देन हमने एबीआई फाइल भी इधर डिफाइन कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है यहाँ पे, जिससे हम इंटरैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, स्टोरेज या फिर स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट तो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड लगाया, देन उसके बाद web3.eth.contract फंक्शन से हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इनिशिएट किया बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर हमें दो चीज़ पास करनी होती है, एक तो एबीआई वैल्यू और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वो दोनों पास कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शंस चाहिए कुछ, राइट। तो पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, इंटरैक्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं पहले उसको प्रिंट करा लेते हैं। इंटरैक्टिंग विथ कॉन्ट्रैक्ट एट एड्रेस, देन ठीक है। अब हमें क्योंकि एक नंबर हम स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे भी हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया, न्यू वैल्यू, कीवर्ड को नाम दे देता है, एंड अकाउंट। अगर इसको कोई भी अकाउंट नहीं मिला तो उस केस में एरर थ्रो कर दे कि नो अकाउंट फाइंड। एक हमने फ्रॉम एड्रेस डाला एंड हमने अवेट डाला, स्टोरेज कॉन्ट, फ्रॉम एड्रेस पास किया, देन हमें क्या चाहिए उसके साथ, गैस प्राइस पास करना है, 3.utils $20 हम पास कर रहे हैं इन गीगावाई, तो स्पेसिफाई किया। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पहले हमने प्रिंट कराया कि हम किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो प्रिंट करा लिया। उसके बाद क्योंकि हम एक नंबर स्टोर कर रहे हैं और रिट्रीव कर रहे हैं, राइट, तो वो एक वेरिएबल हमने लिया न्यू वैल्यू और उसके अंदर वो नंबर डाला। देन उसके बाद हमने अकाउंट्स लिए। अकाउंट्स क्यों लिए हमने, अभी जब भी हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, जब भी हम कुछ बेसिकली कुछ भी स्टोर कर रहे हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, राइट। अब वो ट्रांजैक्शन फ़ी भी तो किसी अकाउंट से कटेगी ना, तो वो अकाउंट कौन सा होगा। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे ब्लॉकचेन पे अकाउंट्स रन हो रहे हैं, जो भी हमें 10 अकाउंट्स मिले हैं ना मौकीथर के साथ, हमने वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट कराए पहले। तो यहाँ पे यूजिंग फंक्शन web3.eth.get अकाउंट्स करके हमने जितने भी अकाउंट्स हमें मिले थे ब्लॉकचेन से या गनाश रन करके, वो हमने यहाँ पे लिए। और अगर तो वो एक भी नहीं मिला, मतलब ये कनेक्ट नहीं कर पाया, तो हमने एरर थ्रो कर दिया कि नो अकाउंट फाउंड्स। अदरवाइज जो हमारा फ्रॉम एड्रेस है जिससे जो ट्रांजैक्शन फ़ी कटेगी वो है अकाउंट ज़ीरो एड्रेस, मतलब जो भी पहला अकाउंट होगा ना उसमें से वो फ़ी कटेगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें जब स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए पहले अवेट लगाया कि जब तक आउटपुट नहीं आता आगे ना जाए। देन हमने स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट लिया जो कि हमने एक इनिशिएट किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देन मेथड्स के अंदर हमने स्टोर मेथड लिया। ये स्टोर कहाँ से आया, जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन बनाया है ना, वो फंक्शन का नाम है ये डॉट स्टोर। उसके अंदर जो हमारी नई वैल्यू थी वो पास करी और डॉट सेंड मेथड से हमने
दो चीज़ें भेजी, एक तो किस अकाउंट में से जो हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी है वो कटेगी, एंड दूसरा गैस प्राइस। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। सो यहाँ तक कोई डाउट है? तो बेसिकली यहाँ तक हमने क्या किया, हमने एक नंबर स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने वो मैसेज वाला बॉक्स लिखा था ना, मैसेज वाला जो हमने एक फील्ड रखा था हमारे HTML पेज में, उधर हम एक मैसेज लिखेंगे कि ठीक है ये वैल्यू स्टोर हो गई है इस एड्रेस पे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले वो मैसेज लेंगे। सो आईडी से हमने वो ब्लॉक को पकड़ा, देन यूजिंग डॉट इनर HTML हमने अंदर डाला स्टोर्ड, जो भी वैल्यू स्टोर किया है इन द कॉन्ट्रैक्ट एट एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक है, सो जो बेसिक हमारा था ना स्टोर करने का फंक्शनैलिटी की कैसे इंटरेक्ट करेंगे हम, वो हमने कंप्लीट कर लिया। स्टोर करने के लिए हम सिंपली ये फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि क्या नई वैल्यू है, सारे अकाउंट्स लेगा, उसमें से किस एड्रेस से ट्रांजेक्शन फी कटेगी वो एड्रेस पहले लेगा। देन उसके बाद गैस प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन किया, और वो डॉट सेंड मेथड से हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन था वो था कि रिट्रीव करना वैल्यू को। रिट्रीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम एक और फंक्शन बनाएंगे, नेम देंगे गेट स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है, पहले जैसे हमने ऊपर किया सेम यहाँ पे वही करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे कि कहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, राइट। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे करंट वैल्यू, एंड यूजिंग अवेट हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिट्रीव करेंगे। ठीक है, देन हम जो हमारा जो मैसेज बॉक्स हमने रखा था उसको अपडेट कर देंगे कि ऑल्सो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब हम गेट बटन दबा रहे हैं तो एक जो हमने नीचे आउटपुट का बॉक्स बनाया था उधर वो वैल्यू प्रिंट हो, राइट। तो वो वैल्यू वहाँ पे भी डालेंगे। तो उसको लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसका हमने आईडी दिया था आउटपुट। उसके बाद डॉट इनर HTML एंड ये फंक्शन क्लोज किया। तो ये जो हमारा गेट वाला फंक्शन था ये हमने लिख लिया है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो प्रिंट कर रहे हैं कि किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करंट वैल्यू है उसको स्टोर कर दिया। बेसिकली क्या किया हमने, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन था हमारा रिट्रीव, हमने उसको कॉल मारी। ठीक है, उसके बाद हमने जो भी हमारे आउटपुट थे जहाँ जहाँ हमें प्रिंट करना था वो वैल्यू, वो हमने प्रिंट कर दिया। जैसे जो हमने आउटपुट स्क्रीन बनाई थी उधर प्रिंट कर दिया, एंड मैसेज में हमने टेक्स्ट मैसेज लिख दिया कि जो स्टोर्ड वैल्यू है ना वो ये है। अब इसके बाद ये फंक्शन कॉल कब होंगे, जब हम उन बटन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो क्लिक इवेंट को लेने के लिए हमने क्या किया, पहले हम जाके उनकी आईडी चेक करेंगे। डॉट सेट एंड डॉट गेट आईडी है, तो सेट इवेंट लिसनर लगाएंगे क्लिक का। ठीक है, देन उसके बाद फंक्शन लिखेंगे फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारा ये था इसको कॉल करेंगे विद द न्यू वैल्यू। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है। वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू ये जो इनपुट बॉक्स है इससे आएगी। तो इसकी आईडी से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो दैट इज वाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि ये एक इनपुट फील्ड है तो डॉट वैल्यू करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा डॉट वैल्यू मेथड से। ठीक है, देन हम
जो हमारा गेट वाला बटन है उसके लिए भी सेम क्लिक इवेंट का इवेंट लिसनर लगा देंगे। एंड जो हमारा फंक्शन है गेट स्टोर्ड वैल्यू उसको कॉल कर देंगे। तो अभी तक कोई डाउट है? ये जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई भी डाउट, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो? अंशित, इट इज़ क्लियर? ओके। कोई भी स्टेप पे डाउट आता है तो उसी टाइम बोल सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली जो भी हमारी interact डॉट जेएस फाइल थी ना, इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हम लिख रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग हमने कैसे की थी, पहले हमने एबीआई की इंपोर्ट करी, उसके बाद हमने जो कनेक्ट किया, हमारा जो लोकल इथेरियम नोड हमने चलाई है उससे कनेक्ट किया। देन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है वो हमने लिखा। देन उसके बाद हमने एक इनिशिएट किया कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जिससे हम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने फंक्शंस डिफाइन किए दो, एक सेट के लिए, गेट के लिए। सेट वाले फंक्शन में हमने वैल्यू पास की जो हमें स्टोर करनी है। पहले हमने प्रिंट कराया कि किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे हम स्टोर कर रहे हैं, राइट? देन उसके बाद वो वैल्यू हमने ली एक वेरिएबल के अंदर। देन अब जब भी कोई वैल्यू स्टोर हो रही है तो एक ट्रांजेक्शन फ़ी तो कटेगी, जो भी अमाउंट है वो किसी अकाउंट में से तो डिडक्ट होगा। तो वो अकाउंट कौन सा होगा? तो पहले हमने क्या किया, लोकल ब्लॉकचेन पे जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल वो हमने गेट किए। उसके बाद अगर वो ज़ीरो है, मतलब एक भी अकाउंट आया ही नहीं हमारे पास, तो उस केस में हमने एरर प्रिंट करा दिया कि नो अकाउंट्स फाउंड। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा पहला अकाउंट होगा ना, ज़ीरो, क्योंकि जब भी हम एरे में इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने अकाउंट ज़ीरो लिया, ठीक है? उसके बाद हमने गैस प्राइस मेंशन किया। अब क्योंकि 20 है तो अब हमने 2y फंक्शन यूज़ किया। जब भी हम गीगा वाई में वैल्यू दे रहे होते हैं तो पहले उसको कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद जो भी हमारे HTML के एलिमेंट्स थे, जहाँ जहाँ हमें अपडेट करना था कि हमने स्टोर कर दिया वैल्यू, तो वो हमने अपडेट किया यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? सेम जब हमने स्टोर किया तो पहले हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम स्टोर करी हुई वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो भी करंट वैल्यू है वो किस मेथड कॉल कर दिया, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन है वो हमने कॉल किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन क्या था, डॉट रिट्रीव, ठीक है? उसके बाद जो हमारे यूआई के एलिमेंट्स थे उनको अपडेट कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस के लिए एक इवेंट लिसनर लगा दिया, ठीक है? तो अभी हम जाके अपने यूआई पे चेक करेंगे, रिलोड करते हैं, कोई भी एक वैल्यू सेट करके देखते हैं, ठीक है? साइड बाय साइड ब्लॉकचेन में क्या कॉल्स जा रही है वो भी देख सकते हो। जैसे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था तो यहाँ पे ब्लॉकचेन में अपडेट हो गया था लॉग की कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कितनी गैस यूज़ हुई है, क्या ब्लॉक नंबर है, वो सब आ गया था। एक सेकेंड, ओके। तो ये जो इंटरेक्ट डॉट जेएस है इसको हमें इंडेक्स फाइल में भी मेंशन करना होगा, राइट? तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाया, देन सोर्स इंटरेक्ट डॉट जेएस, ठीक है? अब क्योंकि हम web3.js यूज़ कर रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसकी CDN हमें इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है? उसकी CDN हमने प्रोवाइड की हुई है PPT में। इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद इसको नीचे करते हैं, अभी स्टोर करने का ट्राई करते हैं।
सो जैसे ही हमने स्टोर किया 12 नंबर हमने यहाँ पे इनपुट डाला और जब हमने सेट पे क्लिक किया तो हमारा जो मैसेज बॉक्स था उसमें प्रिंट हो गया मैसेज कि स्टोर्ड 12 इन द कॉन्ट्रैक्ट एट एड्रेस, ये वाले एड्रेस पे हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई। ठीक है, उसके बाद गेट वाली फंक्शनैलिटी भी चेक करते हैं। तो जब हम गेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू स्टोर की थी हमने वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और ऊपर मैसेज भी आ जाएगा द स्टोर्ड वैल्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट एट एड्रेस दिस, मतलब ये वैल्यू इस एड्रेस पे स्टोर है। ठीक है, इस तरह से हमने जो हमारी interact.js थी और जो हमारा वेब पेज था उसको इंटीग्रेट किया। तो अभी तक कोई डाउट है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया अंशित? ओके, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी हमने देखा कि web3.js यूज़ करके कैसे हम हमारी जो interact.js है उसको लिखते हैं और कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं वेब पेज से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ethers.js, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या करती है, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन में काम आती है। ठीक है, इट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द डिप्लॉइंग पार्ट और रीडिंग फ्रॉम और सेंडिंग ट्रांजेक्शन, जो भी हमारा इंटरेक्शन में मेथड्स होते हैं उन सब में काम आती है। ठीक है, जो भी ब्लॉकचेन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है जैसे ट्रांजैक्शन साइनिंग की होती है या फिर इवेंट लिस्टिंग की होती है वो भी ये हैंडल करती है और ज़्यादातर डी ऐप में ये यूज़ की जाती है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो फॉर फर्दर रेफरेंस। सेम इधर भी हमें एक CDN लिंक चाहिए कि हमारे जो index.html है उससे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी इसकी फाइल्स होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, तो ये CDN लिंक है। इसके बाद अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सेम npm install ethers कमांड है, इंस्टॉल कर सकते हो उससे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ethers.js यूज़ करके कैसे हम इंटरैक्ट करेंगे। तो सेम प्रोजेक्ट में काम करेंगे हम। अभी इधर हम एक और interact.js लिखेंगे, उसको नेम दे देते हैं interact2.js। ठीक है, एंड जो हमारे index.html है उसमें भी 2 वाले को कनेक्ट कर लेते हैं। ऑल्सो CDN लिंक भी हमें चेंज करनी होगी, तो CDN लिंक हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें पैकेज चेक करना है कि ईथर्स हमारी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस केस में हमें इंस्टॉल करनी है npm install ethers। ये इंस्टॉल होगी। उसके बाद interact.js में जाएंगे एंड सेम चीज़ जो हमें चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट की ABI फाइल ABI वैल्यू चाहिए होगी, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए होगा, तो वो हम पहली वाली फाइल से कॉपी कर लेते हैं। अभी जब हमें web3.js के साथ जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो हम यूज़ कर रहे थे web3 मेथड। ठीक है, अब इधर हम उसको चेंज करेंगे। इधर हम क्या यूज़ करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन ethers डॉट प्रोवाइडर, इधर हम उसको नेम चेंज कर देते हैं, प्रोवाइडर कर देते हैं। एंड उसके बाद जेसन RPC प्रोवाइडर एंड द URL। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद जैसे जब हम पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे थे कि जो अकाउंट ज़ीरो एड्रेस है वो हमारा फ्रॉम एड्रेस रहेगा। फ्रॉम एड्रेस मतलब कि जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो किस अकाउंट में से डिडक्ट होगी, वो अकाउंट हमने यहाँ पे लिखा था। इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक वॉलेट डिफाइन कर देंगे कि ये वाले अकाउंट में से ही ट्रांजेक्शन फ़ी डिडक्ट करे। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें पहले उसकी प्राइवेट की चाहिए, तो प्राइवेट की
लिखते हैं एंड जो हमारी ब्लॉकचेन रनिंग है उसमें से किसी भी एक अकाउंट की प्राइवेट की कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मैंने सेकंड अकाउंट की कर ली है एंड मैं पेस्ट कर दिया। ओके, इसके बाद जब हमें जो वॉलेट क्रिएट करना है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, देन अगेन न्यू, देन ethers डॉट वॉलेट एंड यूजिंग द प्राइवेट के अंदर प्रोवाइडर हमने वो बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे लिखा न्यू ethers डॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये था बेसिक चीज़ जो हमें चाहिए थी। पहले हमने ईथर्स को रिक्वायर किया, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया, हम इसको लोकली लाइव सर्वर पे ही रन कर रहे हैं तो उसकी नीड नहीं है अभी हमें। ठीक है, उसके बाद हमने पहले ABI की डाली, ABI की वैल्यू डाली। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोवाइडर यहाँ पे डिफाइन किया। प्रोवाइडर मतलब कौन सा ब्लॉकचेन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो JSON RPC प्रोवाइडर मेथड यूज़ करके हमने जो URL है हमारे जहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन रनिंग है वो यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मतलब वही कि कहाँ पे जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉयड है। देन उसके बाद एक हमें अकाउंट देना था जिससे कि जो ट्रांजैक्शन फ़ी हो, जो इनिशियल ट्रांजैक्शन फ़ी हो वो डिडक्ट हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वॉलेट डिफाइन किया। वॉलेट डिफाइन करने के लिए जैसे हम मेटामास्क में करते हैं कि अगर जब मुझे वॉलेट इंपोर्ट कराना होता है तो मैं प्राइवेट की से कराते हैं, राइट। सेम यहाँ पे पहले हमने प्राइवेट की डाली किसी भी एक अकाउंट की जो हमें जिसका वॉलेट हमें क्रिएट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे वॉलेट वेरिएबल के अंदर हमने डॉट वॉलेट मेथड कॉल करके वॉलेट डिफाइन किया। एंड लास्ट में हमने जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इनिशिएट किया है, उसका एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, तो ये बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए थी स्टार्टिंग में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो हमारे फंक्शंस है जिससे हम इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, वो हमें डिफाइन करना है। तो अगेन एसिंक फंक्शन, पहला फंक्शन है हमारा इंटरैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कि स्टोर करेगा वैल्यू को। तो उसकी पैरामीटर में हम एक वैल्यू पास करेंगे जो हम स्टोर कर रहे होंगे ब्लॉकचेन में। वैल्यू के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने कॉन्स्ट लिया, वैल्यू डाली। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोर फंक्शन मुझे कॉल करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो करेंगे। तो जैसे मैंने ट्रांजैक्शन एक TX वेरिएबल लिया, देन अवेट करके न्यू वैल्यू डाली। जैसे हमने Web3 वाले में भी गैस प्राइस सेंड किया था, यहाँ पे भी हमें गैस प्राइस सेंड करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक गैस प्राइस बेसिकली। सो हमने क्या किया, जो हमारा स्टोरेज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट था हमने वो लिया डॉट स्टोर। स्टोर क्या था, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो, उसके अंदर हमने क्या पास किया, एक वैल्यू पास की जो हमें स्टोर करानी है। देन उसके बाद हमने एक स्पेसिफाई किया गैस प्राइस। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, एक अवेट लगा देंगे कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम प्रिंट कराएं कि वो कंप्लीट हो गई है और हमारे UI एलिमेंट्स को अपडेट करें। तो UI एलिमेंट्स को अपडेट करते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मैसेज जो हमारा बॉक्स है उसका इनर HTML चेंज करते हैं और उसे लिख देते हैं स्टोर्ड, जो भी वैल्यू है वो और किस एड्रेस पे वो स्टोर हो रही है वो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टोर वाला फंक्शन। इसके बाद हमारा था रिट्रीव वाला फंक्शन जिससे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइन करेंगे गेट स्टोर्ड वैल्यू, देन इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास हो रहा, राइट। उसके बाद हम कॉन्स्ट करेंगे क्या वैल्यू अभी स्टोर है, उसके लिए एक वेरिएबल लिया मैंने करंट वैल्यू, अवेट लगाया, ओके, अवेट जो हमारा स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट है वो डॉट रिट्रीव। रिट्रीव जो है वो फंक्शन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है, राइट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, कंसोल लॉग कर दो कि जो हमारी करंट वैल्यू है वो क्या है।
ठीक है, उसके बाद जो हमारा मैसेज बॉक्स है उसको अपडेट कर दिया हमने कि जो करंट वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट में वो ये वाली वैल्यू है, करंट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमने आउटपुट बनाया हुआ है, आउटपुट ब्लॉक जो बनाया हुआ है उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा गेट करने का फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, वो जो हमने बटन्स बनाए उन पे इवेंट लिसनर लगाना है ताकि ऑन जब हम क्लिक करें तो ये वाले फंक्शंस कॉल हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने क्या रखी है, सेट और गेट रखी है, तो वो यूज़ करेंगे सेट। ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, हमारा फंक्शन कॉल कर दिया हमने। सिमिलरली गेट का फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो अभी तक कोई डाउट है इसमें? बेसिकली जो हमने web3.js में लिखा था और इधर जो हमने लिखा है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें मेनली डिफरेंस मेथड्स कॉल करने का ही है कि जैसे वहाँ पे हम कुछ और मेथड्स कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब हमें वाई में कन्वर्ट करना था हमारे गैस प्राइस को तो हमने यहाँ पे 2y यूज़ किया था, राइट। यहाँ पे हम पार्स यूनिट कर रहे हैं। देन उसके बाद हमने वहाँ पे क्या किया था, web3 एंड देन URL करके हमने जो हमारा ये था प्रोवाइडर हमने वो सिलेक्ट किया था। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ethers डॉट प्रोवाइडर डॉट जेसन RPC प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं मेथड। तो वही है, मेथड्स चेंज हो जाते हैं, मेन इनकी वर्किंग सेम ही है। ठीक है, तो अभी इसको यूज़ कर लेते हैं। index.html में हमने CDN डाल ही दिया है, उसके बाद स्क्रिप्ट में भी हमने चेंज कर दिया जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल का नाम है। तो अभी जाएंगे, जो हमारा डी ऐप रनिंग है उसको रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल पे पहले चेक कर लेते हैं, अभी कुछ मैसेज प्रिंट नहीं है। देन हमने एक वैल्यू सेट करनी है, सेट की। सो इसी की हमारे पास मैसेज आ गया कि 12 जो है वो स्टोर्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, या फिर कुछ और नंबर स्टोर करते हैं, 45 स्टोर करते हैं। सो स्टोर्ड 45 एट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिस। इसको जब गेट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बाकी ब्लॉकचेन में भी चेंजेस देख सकते हो, जब भी हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये ब्लॉक ऐड हो रहा है, राइट। ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास आ रही है। सो इसमें कोई भी डाउट है अभी तक? ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक? अंशित, इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तुम्हारा? यू कैन से यस और नो, हुआ है नहीं हुआ है कुछ भी। ओके ओके, हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बेसिक सा HTML पेज बनाया, उसको इंटरेक्ट किया web3.js के साथ, ethers.js के साथ। तो बेसिकली जो हमारा एक पूरा डी ऐप होता है ना, पूरे डी ऐप का स्ट्रक्चर है वो हमने बिल्ड कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो लाइब्रेरीज देखी, एक तो web3.js और एक ethers.js। अब इसमें से कौन सी यूज़ करनी है, बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कौन सी कब यूज़ करनी है, कौन सी कब नहीं करनी है, ठीक है, वो देखते हैं। तो web3.js जो थी वो 2015 में रिलीज़ हुई थी, ethers जो थी वो 2016 में रिलीज़ हुई है। ये जो थी इथेरियम फाउंडेशन ने फाउंड की थी, ये रिचार्ड मोरे ने फाउंड की थी। अब क्योंकि एक स्मॉल टीम ने फाउंड किया, सिंगल बंदे ने फाउंड किया, तो ये जो है एक छोटी लाइब्रेरी है। ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने फाउंड किया, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारे डेवलपर्स जो हैं वो उन्होंने इसको लिखा है या यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट का ज़्यादा फैसिलिटी है, यहाँ पे मेंटेनेंस जल्दी होता है, यहाँ पे कम होता है क्योंकि छोटी टीम है। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है web3.js को क्योंकि ये सबसे पहले आई थी, उसके बाद ethers आई है। ठीक है, बट ethers जो है ना web3 से ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, मतलब जल्दी जल्दी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर वेब परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो इसको लोड होने में ना काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है।
एज़ कम्पेयर टू ईथर्स, क्योंकि बहुत छोटी लाइब्रेरी है, कम कम फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो मतलब बेसिक नीड है ना, जो चाहिए चाहिए वो सब इसमें है, तो ये जल्दी लोड होता है। लाइसेंस का डिफरेंस है, तो बेसिकली दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो भी मन करता है। डिपेंड करता है क्या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। अगर कोई ऐसी ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाली वेब एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो ईथर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वेब3 प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में आपको वो यूज़ करनी है। तो ये था बेसिक डिफरेंस की, मतलब कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अभी हमने जो यूआई बनाया उसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं देखने में, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप पहले यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप अंशित काम किया है बूटस्ट्रैप पे पहले, इससे पहले? ओके, सो क्या होता है बूटस्ट्रैप से, करते क्या है हम, बता सकते हो एक लाइन में? फ्रंट एंड, हाँ फ्रंट एंड, बट मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं फ्रंट एंड? तो हम HTML CSS से भी बना रहे हैं। मिनिमाइज करने के लिए कोड को, राइट। सो बेसिकली क्या है, बूटस्ट्रैप जो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। जब हमें रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाना होता है ना, हमें एक वेब पेज ऐसा बनाना है जो मोबाइल पे भी अच्छा दिखे, कुछ ब्लॉक सही से आए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो मेनली, और मतलब थोड़ा सा जो प्री डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा कोड हमें ना लिखना पड़े। क्योंकि देखो, जब भी हमें कोई एक स्मॉल ब्लॉक हम HTML CSS से बना रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हमें, जैसे हमने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया, हमें वो ब्लॉक सेंटर में चाहिए, तो हमने उसके लिए कुछ CSS कोड लिखा, ठीक है। तो जब हम बड़ी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो ये CSS कोड काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए पहले से ही प्री डिफाइंड कोड को हम इंपोर्ट करा सके बेसिकली। तो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, पहले से ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट डिफाइंड है, जो कि हम हमारी जो वेबसाइट्स है उनमें यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन पे जब हम जाते हैं, साइड में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जैसे मुझे अगर फॉर्म बनाना है एक, ठीक है, तो बस मुझे HTML कोड डालना है और बूटस्ट्रैप की CDN को इंपोर्ट कराना है ऑब्वियसली। देन उसके बाद मेरे पास ये ऐसा फॉर्म बटन आ जाएगा, साइज़ के ऊपर है, ठीक है। अगर मुझे एक कार्ड चाहिए तो मुझे उसकी CSS ना लिखनी पड़े, उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप को लिंक कर सकती हूँ हमारे HTML पेज के साथ, और बस ये कोड मुझे ऐड करना है HTML का। बेसिकली क्या करते हैं, ये कुछ क्लासेस लिखते हैं, ठीक है। उन क्लासेस पे इन लोगों ने CSS लगाई होती है, जो कि जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो वो लग जाती है। सो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यहाँ से मिल जाते हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। सो ये उसकी CDN लिंक्स हैं। तो जो अब हमारा स्टोरेज डी ऐप था ना, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा बनाते हैं, एक कार्ड की शेप देते हैं और ऐसे कलर्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करके देखते हैं कि कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप से कैसे इजीली हो सकता है ये। तो वापस से हमारे VS कोड पे जाएंगे, index.html पे जो हमने कोड लिखा है इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, index2.html। HTML का बॉयलर प्लेट लिखते हैं पहले, जैसे नॉर्मली लिखते हैं, उसके बाद स्टोरेज डी ऐप टाइटल दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमने बूटस्ट्रैप की CDN वहाँ पे मेंशन की हैं, वो हमें हमारी HTML फाइल में डालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए वापस से जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके जो हमारी स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट होती है उसको ऊपर डालते हैं, बेसिकली ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें जैसे कि जो UI था हमारा, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें कार्ड का स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, एक कार्ड कंपोनेंट चाहिए। तो कार्ड कंपोनेंट के लिए बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, या फिर हम कार्ड पे ऑलरेडी हैं
सो इसी की एक कार्ड कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है, पहले एक कार्ड होता है, फिर उसके बाद अगर इमेज यूज़ करनी है तो कार्ड इमेज करके क्लास है, देन उसके बाद कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी के अंदर कार्ड टाइटल, क्या टाइटल है तुम्हारे कार्ड का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम ईथर्स यूज़ करेंगे, तो ईथर्स की भी CDN हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक डिव एलिमेंट बनाते हैं, क्लास देते हैं कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, एक एंड उसके बाद डी फ्लेक्स, जो हमने वहाँ पे किया था कि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, देन उसके बाद उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके उसको पेज के सेंटर में लाए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम उसको सिर्फ क्लासेस में ऐड करके कर सकते हैं। लाइन आइटम सेंटर किया हमने, उसके बाद हमें कार्ड डिफाइन करना है, तो मैंने डिव क्लास कार्ड डाला। ठीक है, उसके बाद P-4 यूज़ करते हैं, पैडिंग लगानी है हमें चारों तरफ से। ठीक है, तो P-4 हमने यूज़ किया। देन उसके बाद कुछ शेडो डाल देते हैं पीछे से, एंड उसकी एक विड्थ डिफाइन कर देते हैं कि कितनी विड्थ का हमारा वो कार्ड होगा। ठीक है, हमने कार्ड डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद कार्ड बॉडी पे आते हैं। कार्ड बॉडी पे टेक्स्ट हमें रखना है सेंटर में, तो हमने टेक्स्ट सेंटर डाल दिया। ठीक है, कार्ड बॉडी हमने डिफाइन कर दी। तो अब कार्ड बॉडी में हमारे पास क्या है वो चेक करते हैं। पहले हम पहले एक टाइटल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद एक सब हेडिंग यूज़ कर रहे हैं जिसको हम पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक इनपुट फील्ड डाला है, देन उसके बाद कुछ बटन्स डाले, और लास्ट में एक हमने डिव डाला है जो कि एक आउटपुट स्क्रीन टाइप से हम दिखा रहे हैं, एक ब्लॉक दिखा रहे हैं हम। तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है हेडिंग से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड बॉडी में सबसे पहले हमने H1 हेडिंग डाल ली। क्लास डालेंगे कि ये क्या है, कार्ड टाइटल है, जो बूटस्ट्रैप में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा वो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइफन डार्क। अगर हम वाइट रखना चाहते हैं कलर को, तो टेक्स्ट हाइफन वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमारा कार्ड वाइट है, तो हमने टेक्स्ट ब्लैक रख दिया। हेडिंग डिफाइन कर दी। उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ था, जो वो मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं सिंगल लाइन का, वो अब इसको मैंने टेक्स्ट सक्सेस दे दिया। टेक्स्ट सक्सेस का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट आएगा ना इस ब्लॉक के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका कलर ग्रीन रहेगा। सक्सेस का मतलब होता है ग्रीन, वार्निंग होता है येलो, डेंजर होता है रेड। तो ये सारे भी बूटस्ट्रैप पे दिख जाते हैं। जैसे आई विल शो यू कि जब हम यहाँ पे जाते हैं तो इधर टेक्स्ट का फील्ड है। सी कि जब हम सेकेंडरी यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक ग्रेइश कलर आ जाता है, प्राइमरी यूज़ करते हैं तो ब्लू आ जाता है, देन सक्सेस पे ग्रीन आता है, डेंजर पे रेड आता है। सिमिलरली और सारे कलर्स हैं, तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं उनको यूजिंग द क्लास। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट के लिए इसमें बूटस्ट्रैप में एक क्लास डिफाइन होती है फॉर्म ग्रुप करके, जो कि एक प्रॉपर एक इनपुट फील्ड बना देती है, जिस पे जब क्लिक करोगे तो वो थोड़ा सा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो उसको लेते हैं हम फॉर्म ग्रुप। डिव क्लोज कर देते हैं पहले। उसके बाद इस डिव के अंदर हम क्या देंगे, जो हमारा इनपुट फील्ड है ना, जिस जो वैल्यू हम ले रहे हैं सेट करने के लिए वो देंगे। तो उसका टाइप जो था वो नंबर, जो हमने सेम वहाँ पे यूज़ किया सेम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद क्लास में हम लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल। जो भी हम इनपुट फील्ड देते हैं ना, उनको हम क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद
प्लेस होल्डर डाल दिया। MB का मतलब है मार्जिन बॉटम से इसको कितना देना है, तो वो उस केस में हमने MB यूज़ किया है। ठीक है, आई होप कोड इज़ विजिबल। बाकी आई विल शेयर दिस फाइल विद यू सो यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, उसके बाद हमने कार्ड बॉडी डिफाइन कर दी है। अब हमें कार्ड बॉडी में क्या चाहिए, हमें बटन चाहिए थे सेट और गेट के, और एक स्टोर्ड वैल्यू जहाँ पे हम दिखाएं वो हमें एक ब्लॉक चाहिए था, राइट। तो उसके लिए हम एक फील्ड बनाएंगे, डिव बनाएंगे, जो कि हम रखेंगे। अब जो जैसे हमने UI में देखा कि ये जो बटन्स है ना, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, और इनके साइड में स्पेस है जो कि मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल है, बीच में ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको रखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो डी फ्लेक्स रखेंगे इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है इसका मतलब, ठीक है। देन जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट अराउंड कर देंगे, मतलब जो साइड में स्पेस है ना वो इक्वल हो जाए, दोनों साइड से इक्वल स्पेस आए। देन हमारे जो दो बटन्स हैं हम उनको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगाई है, क्लास के अंदर बटन लगाया, देन बटन प्राइमरी। बटन प्राइमरी का मतलब है वो जो ब्लू कलर का बटन है वो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हमने बटन्स डिफाइन कर दिया। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है हमारे कार्ड के अंदर, वो जो डिस्प्ले बॉक्स है जिसपे हम हमारी जो स्टोर्ड वैल्यू है वो प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले तो मार्जिन टॉप से दे दिया 4 ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। देन पूरे चारों तरफ से उसको पैडिंग दे दी 3। देन उसके पास बैकग्राउंड उसका डार्क दे दिया। बैकग्राउंड डार्क का मतलब है जो वो बॉक्स बन रहा है उसका कलर ब्लैक आए, ठीक है। उसके ऊपर अब टेक्स्ट वाइट आना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट आता है वो ब्लैक कलर का आता है, तो उसको मैंने यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर दिया। देन वो थोड़ा बॉर्डर्ड आए और उसके ऊपर थोड़ा सा राउंडेड हो वो। उसके बाद ID दे दी इसको आउटपुट, एंड यहाँ पे मैंने स्टोर्ड वैल्यू आएगी हमारी। तो क्योंकि मैं वहाँ पे क्या कर रही थी, जो भी ID, जो भी आउटपुट एलिमेंट, ये आउटपुट ID है ना जिस भी डिव के अंदर, उसके अंदर का जो भी HTML था मैं उसको रिप्लेस कर दे रही थी, ठीक है। तो अगर मुझे स्टोर्ड वैल्यू चाहिए, वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, तो ये दूसरे ब्लॉक में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, स्पैन टैग यूज़ कर लेंगे, स्पैन ID इक्वल्स टू दिस। और तो अब क्या होगा कि ये वाले टेक्स्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, आउटपुट के अंदर ही हम चेंज करेंगे उससे। सो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी interact.js स्क्रिप्ट है उसको डाल लेंगे। और अभी UI चेक करते हैं एक बार, क्योंकि फाइल नेम हमने चेंज किया था, index2 किया था, तो उसको यहाँ पे डालेंगे। सो इसी जो हमने कार्ड का स्ट्रक्चर बनाया था वो बन गया है हमारा, हेडिंग आ गई है, यहाँ पे हम नंबर इनपुट कर सकते हैं। पहले जैसे ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, अभी ये हाईलाइट हो रहा है। देन हमारे पास जो बटन्स हैं वो प्रॉपरली आ गए हैं, एंड जो स्टोर्ड वैल्यू की स्क्रीन है वो भी हमारी ढंग से आ गई है। बाकी इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी कलर्स यूज़ करने हैं। सो इट्स बेसिकली कि कैसे डिज़ाइन कर रहे हो आप वेब पेज, तो वो डिपेंड करता है। इसमें हम स्टोर करके देख लेते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो, जैसे कि हमने जो P टैग को सक्सेस टेक्स्ट दिया था, मतलब कि जो टेक्स्ट का कलर था वो ग्रीन किया था, वो भी आ रहा है, राइट। सो अब इधर क्या किया, इधर हमने बिल्कुल भी CSS नहीं लगाई, बस हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई और उससे ऑटोमेटिकली जो भी CSS लगनी थी वो लग गई है। सो यूजिंग दिस CDN जो भी उन्होंने प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो कोई डाउट है इसमें? ये तो बहुत इजी था। तो आई विल सजेस्ट कि ये वाला जो एप्लीकेशन है ये आप खुद बनाना और इसको खुद से डिज़ाइन करना, एलिमेंट्स चेंज करना, कुछ और अगर इसमें क्रिएटिविटी लगानी है तो आप लगा सकते हो, राइट। तो अंशित अभी तक कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, पहले किसी चीज़ में? यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया? ओके। तो अब एक्टिविटी में क्या करना है, एक्टिविटी में पहले तो यही जो सेम एप्लीकेशन हमने क्लास में बनाई है वही बनानी है, ठीक है। और उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना है, और ज़्यादा मतलब जैसे भी आपको
अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी उसको ठीक करना है, यूआई को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते, कस्टमाइज करना है यूआई को। दूसरा है ये जो सेम डी ऐप है ना, उसमें एक काउंट बटन लगाना है। काउंट बटन मतलब कि जब भी वो बटन पे क्लिक हो, जैसे ऐसे काउंट बटन है, जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो उसके सामने वो वैल्यू बढ़े। याद होगा जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में हमने जब कवर किया था, तो हमने एक फंक्शन बनाया था कि जब जब वो फंक्शन कॉल हो रहा है तब तब काउंट इंक्रीज हो रही है, राइट। तो वही है, बस उसके लिए उसको यूआई में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वही है, काउंट बटन बनाना है, उसके जब भी यूज़र क्लिक करता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है और वहाँ पे शो करनी है, ठीक है। इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए हमें web3.js यूज़ करना है, ठीक है। तो एक तो ये एप्लीकेशन बनानी है। नेक्स्ट जो है वो दूसरी एप्लीकेशन बनानी है बैंकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग वाली क्लासेस में जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शंस डिफाइन किए थे, वेरिएबल डिफाइन किए थे, तो हमने काफ़ी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, जैसे वोटिंग सिस्टम का बनाया था, राइट। तो ऐसे हमने बैंकिंग सिस्टम का भी बनाया था। तो वो बैंकिंग सिस्टम वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको यूज़ करना है। अब उसके जो फंक्शनैलिटी है ना, उसके लिए एक इंटरफेस बनाना है, ठीक है। उसमें फंक्शनैलिटी क्या क्या थी? पहला था कि हम डिपॉजिट कर पा रहे हैं, मतलब कि जो सपोज करो कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें हमने ये फंक्शंस डाले हुए हैं ऑलरेडी, जो पहले हमने जब क्रिएट किया था तो यही फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किए थे। तो उसमें क्या करना है, एक तो डिपॉजिट फंक्शन है कि जितने ईथर्स तुम्हें डिपॉजिट करने हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो वाली फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। दूसरा विड्रॉ होना चाहिए कि जो तुमने ईथर सबमिट किए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उनको तुम विड्रॉ कर पाओ, मतलब निकाल पाओ। देन उसके बाद जितना भी तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस है वो शो कराना है, जो भी तुम्हारे अकाउंट का एड्रेस है वो शो कराना है, और कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस है वो दिखाना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र फंक्शनैलिटी भी होना चाहिए कि अगर तुम किसी थर्ड अकाउंट एड्रेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हो इधर, तो वो तुम्हें वहाँ पे ऐड करना है। और बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो यूआई के लिए, एंड इंटरैक्शन के लिए इधर ethers.js यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल है कि ऐसा यूआई भी बना सकते हो, बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि कैसा तुम्हें यूआई बनाना है। बेसिक चीज़ जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए ही चाहिए यूआई में, वो है कि एक तो बैलेंस शो कराना है कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना बैलेंस है, ठीक है। दूसरा हमें उसका एड्रेस शो कराना है कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, नहीं सॉरी, जो आपका अकाउंट है जिससे आप पे कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर विड्रॉ कर रहे हो, वो कौन सा अकाउंट एड्रेस है। देन उसके बाद आपका बैलेंस कितना है वो यहाँ पे शो कराना है। देन अगर डिपॉजिट करने हैं ईथर्स, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है इसमें कुछ तुम्हें पैसे डालने हैं, ईथर्स डालने हैं, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखो एंड बटन क्लिक करो और यहाँ पे वो आ जाए, ऐसा करना है। विड्रॉ की फंक्शनैलिटी लगानी है, ट्रांसफ़र टू के लिए एक एड्रेस का इनपुट बनाना है, देन उसके बाद कितना अमाउंट्स है वो लेना, और उसके बाद ट्रांसफ़र बटन होना चाहिए। सो बेसिक यही है कि ये चीज़ें, ये इनपुट फील्ड्स चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में। बाकी यूआई तुम चेंज कर सकते हो, यूआई में इमेज लगा सकते हो, आइकन्स लगा सकते हो और ब्यूटीफाई बना सकते हो बेसिकली।